नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 37वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारतीय संसदीय व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। संसदीय व्यवस्था यह हमारे संविधान द्वारा इसको स्वीकार किया गया है, यानी हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था से राज्य की व्यवस्था को चलाया जाता है। और इसके अलावा हम देखें कि और अन्य राष्ट्र जो कि वैश्विक स्तर पर आते हैं उनमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, तो इसमें आपको समझना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। इनमें हम देख सकते हैं कि इससे पहले जो व्यवस्थाएं चलाई जाती थीं वह धर्म के हिसाब से चलाई जाती थीं, या पर हम देख सकते हैं कि राजे रजवाड़े जो हुआ करते थे उनके हिसाब से चलाई जाती थी। यूरोप में कई देश ऐसे थे जिनके यहाँ पर जो कि चर्च हुआ करते थे वहाँ उनका रूल हुआ करता था। इसके बाद राजाओं का रूल भी रहा। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि भारत में पहले राजाओं का प्रशासन रहा और उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन आया, तो थोड़ी थोड़ी सी झलक यहाँ पर संसदीय व्यवस्था की दिखाई पड़ी। चूँकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था को लागू कर दिया गया था और वही व्यवस्था जिस प्रकार से वह प्रशासन कर रहे थे उसी प्रकार की व्यवस्था को भारत में भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो इस प्रकार की झलक ब्रिटिश काल में ही भारत में देखने को मिलती रही। और यहाँ से हमें समझना चाहिए कि हमारे द्वारा इस चीज़ को 200 वर्षों तक इम्प्लीमेंट किया गया था, तो आसानी से इसी को स्वीकार किया गया। और हम देख सकते हैं कि इसके अलावा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो होती है इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम यूएसए में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है जैसे ही हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह विजिट करते हैं तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो राज्य प्रमुख होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। ज़्यादातर आपने चर्चाओं में सुना होगा कि यूएसए के राष्ट्रपति यानी वर्तमान में हम देख सकते हैं कि जैसे ही वैश्विक चर्चाओं में हम देखते हैं तो वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनको महत्वता दी जाती है। इसी प्रकार हम रसिया में देख सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उनकी जो व्यवस्था है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति को प्रोफेस दी जाती है, सारी पावर्स राष्ट्रपति के पास होती है। तो इस प्रकार इन देशों के द्वारा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया और हमारे देश द्वारा संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसके पीछे कारण क्या था? 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन का यहाँ पर उपनिवेश के रूप में रहना, और इसके अलावा यह व्यवस्था भारत के द्वारा अच्छे तरीके से समझ ली गई थी। आइए अध्ययन करते हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में जो भारत की संसदीय व्यवस्था से संबंधित है। साथ ही हम विभिन्न देशों की संसदीय व्यवस्था से भारत की संसदीय व्यवस्था को कंपेयर करेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में एक समझ होनी चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं संसदीय व्यवस्था को। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था, हमारी संसदीय व्यवस्था के तीन हिस्से हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति आता है। यह एक ऑफिस की तरह कार्य करते हैं। जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं उनका भी एक ऑफिस होता है और जिसमें जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है उसमें साथ रहकर कार्य करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के हिस्से हुआ करते हैं। इन्हीं के द्वारा देश की व्यवस्था को चलाने का कार्य किया जाता है। इसे संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। आगे देखते हैं। केंद्र के लिए संसदीय व्यवस्था के प्रावधानों को अनुच्छेद 73 व 74 में रखा गया है। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधारना है। यह जो 74 और 75 अनुच्छेद है इसमें संसदीय व्यवस्था के बारे में जो प्रावधान है उनमें इसका वर्णन किया गया है। राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था के प्रावधानों को अनुच्छेद 163 व 164 में रखा गया है। तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा आइडिया लेके रखना है कि जो संसदीय व्यवस्था है उसके राज्यों में जो प्रावधान है, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि केंद्र में लोकसभा व राज्यसभा होती है तो उसी प्रकार हमारे राज्यों में भी विधान परिषद व विधानसभा हुआ करती है, जो कि द्विस्तरीय सरकार की बात जहाँ पर की जाती है कि दो प्रकार की सरकारें हमारे यहाँ पर चलती हैं। केंद्र में वही व्यवस्था होती है और वही राज्य में व्यवस्था होती है। राज्य में जहाँ पर जो कार्य लोकसभा व जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है उसका कार्य यहाँ पर विधानसभा करती है और जो राज्यसभा है उसका कार्य विधान परिषद के द्वारा किया जाता है। चूँकि कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास खुद की विधानसभा नहीं है, यदि उनकी ज़रूरत होती है तो वह भविष्य में बना सकते हैं।
राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था के प्रावधानों को यहाँ पर रखा गया है 163 में और 164 में, और संसदीय व्यवस्था जो केंद्र के स्तर पर आती है उनको रखा गया है 73वां, 74वां, 75 में रखा गया है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार केंद्र में व्यवस्थाएं होती हैं उसी प्रकार की राज्य में होती हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि राज्य में विधानसभा व विधान परिषद हुआ करती हैं और केंद्र में लोकसभा व राज्यसभा हुआ करती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा व राज्यसभा कार्य करती हैं उसी प्रकार राज्य में विधानसभा व विधान परिषद द्वारा कार्य किए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा आधुनिक लोकतंत्र को देखें तो आधुनिक लोकतंत्र में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं वह यहाँ से आपको समझ में आएगा। आधुनिक लोकतंत्र में दो प्रकार के राज्य की व्यवस्थाएं की गई हैं, संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। संपूर्ण देश में हम देखें कि दो प्रकार से ही राज्य व्यवस्थाओं को चलाया जाता है, देश के कानूनों को चलाया जाता है। एक मॉडल होता है संसदीय शासन व्यवस्था का, जो कि भारत से लिया गया, जो कि भारत को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि रसिया व अमेरिका में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को लागू किया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में आपको समझना चाहिए, संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के लिए जवाबदेह होती है। यानी जो कार्यपालिका होती है जो कार्यों के इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करती है, जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, अतः इसे विधायिका के लिए कार्य करना होता है। संसदीय शासन व्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं इसको कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि सरकार में जो मंत्री हुआ करते हैं उनके पास अलग अलग अपनी एक मिनिस्ट्री हुआ करती हैं, वह जो मिनिस्ट्री होती हैं अपने अलग अलग कार्य करती हैं तथा सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं, उनको जवाबदेही होती है और सरकार के लिए उनको कार्य करना पड़ता है। इसके लिए जिम्मेदार होती हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। यह ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की जो संसद हुआ करती है उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, जापान, कनाडा में संसदीय व्यवस्था को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर संसदीय व्यवस्था के अनुसार कानून को चलाया जाता है। जिस प्रकार की भारत में प्रधानमंत्री कहा जाता है उसी प्रकार प्रधानमंत्री का महत्व ब्रिटेन में भी होता है, जापान में भी प्रधानमंत्री को महत्व दिया जाता है और कनाडा व भारत में यहाँ पर प्रधानमंत्री ही शासन व्यवस्थाओं को चलाता है। और इसमें हम देख सकते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को प्रेफरेंस दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की बात कर लें तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जिस प्रकार आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप माइंड पे एक फोकस बना लीजिए कि आपके यहाँ पर बात हो रही है कहाँ की, इसकी रसिया की बात हो रही है और यूएसए से संबंधित बात हो रही है। इस प्रकार की व्यवस्था में जनप्रतिनिधि विधायिका का कार्य करते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह विधायिका का कार्य करते हैं और वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। यहाँ मंत्रिमंडल का गठन राष्ट्रपति की सहमति से होता है। सीधे तौर पर राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से ही जो इसके सदस्य होते हैं, जो इसकी कैबिनेट होती है उसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन सदस्य वही होते हैं जो जनप्रतिनिधि दल से निकल कर आते हैं, जिनके द्वारा जनता के द्वारा जिन्हें चुना जाता है वह सदस्य होते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसकी जो परिषद हुआ करती है राष्ट्रपति की परिषद, उसके जो मंत्री हुआ करते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं कर सकते हैं। वह क्रिकेटर भी हो सकते हैं और किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। जो इसके चहीते होते हैं उनको वह अपनी काउंसिल में रखते हैं। कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों को स्पष्ट होता है कि सरकार संसदीय व्यवस्था से चल रही है या राष्ट्रपति शासन से। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका यदि सरकार के प्रति जवाबदेह होती है तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि वह संसदीय व्यवस्था से चल रही है। और इसी प्रकार जो कार्यपालिका व विधायिका के जो कार्य होते हैं, इन्हीं से किसी सरकार को किसी सरकार के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है कि वह राष्ट्रपति शासन से चल रही है या संसदीय शासन व्यवस्था से इसको चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में यहाँ पर हमें देखना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था में सरकार जनता के लिए जिम्मेदार नहीं होती है।
क्योंकि इनके द्वारा कार्यपालिका को स्वयं चुना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर इनके द्वारा जो कि देश में होते हैं वो कार्य का इम्प्लीमेंटेशन खुद से किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके जनता के प्रति इनकी जवाबदेही कम होती है, क्योंकि इनके जो मेंबर हुआ करते हैं वह अपने अनुसार इनको स्वीकार किया जाता है या इनकी नियुक्ति की जाती है। तो अब क्या कार्य करवाने के लिए यह स्वयं से स्वतंत्र होते हैं। जिस प्रकार हम चाइना का मॉडल देखते हैं, यूएसए का, रसिया का, यहाँ के जो मॉडल देखे जाते हैं तो वह राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की सरकार के उदाहरण अमेरिका तथा श्रीलंका हैं। तो श्रीलंका में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ का प्रमुख होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता है उनको समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी जो विशेषता हैं जो संसदीय शासन व्यवस्था में लागू की जाती हैं। और हमारे देश में जो कि संसदीय व्यवस्था है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। इससे नामित व चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ जो सदस्य होते हैं वह नामित भी होते हैं और कुछ चुने हुए होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति होता है इसको नामित किया जाता है, और बाकी इसका जो चुनाव होता है वह इनडायरेक्टली सरकार के द्वारा होता है, और जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे होते हैं जिनको सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, इसे डी ज्यूरे भी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति नामित रूप से होती है। और इसमें हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, इसे डी फैक्टो कहा जाता है। डी फैक्टो शब्द इसके बारे में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह आपको जैसे मेंस राइटिंग करते हैं तो इस प्रकार के बायोडेट लिखे आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि डी ज्यूरे और डी फैक्टो किस चीज़ से संबंधित है। तो जो डी ज्यूरे है वह नामित संसदीय व्यवस्था से संबंधित है, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको डी फैक्टो कहा जाता है। तो यहाँ से आपको इस बात को समझना चाहिए। बहुमत दल की सरकार बनाई जाती है, यानी जिस सरकार को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बना दी जाती है। गठबंधन कर अपना बहुमत सिद्ध कर सरकार बनाई जाती है, यानी हम देख सकते हैं कि एक और जहाँ पर बहुमत प्राप्त हो जाता है तो भी सरकार बनाई जा सकती है, और जहाँ पर आप बहुमत हासिल नहीं कर पाते लेकिन आपकी जीत होती है तो इस प्रकार दूसरी जो पार्टी होती है वह गठबंधन बना के भी अपनी सरकार में अपनी प्रेजेंट को सिद्ध कर सकती है या बहुमत को सिद्ध करके अपनी सरकार को बना सकती है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही थी वह जो कि गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, तो यहाँ पर अभी हाल ही में उस सरकार को तोड़ा गया है और यहाँ पर जो कि है वो बीजेपी के साथ मर्ज करके अपनी पार्टी को बना लिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लोकसभा के प्रति यह जिम्मेदार होती है, तो यानी हम देख सकते हैं कि जो सारी शक्तियाँ होती हैं वह लोकसभा के समक्ष होती हैं और लोकसभा के प्रति सबकी जिम्मेदारी होती है कि वह कार्य करें। संसदीय व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है, यानी संसदीय व्यवस्था में जो लोकतंत्र के जो भी चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि जाते हैं, उनके द्वारा एक होकर संसद को बनाया जाता है। जैसे कि हम राष्ट्रपति के चुनने की बात करें तो जो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको सीधे तौर पर जनता द्वारा चुना हुआ है उनके द्वारा अपने जो अध्यक्ष होता है या राष्ट्रपति होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को बनाते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों का चुनाव बहुमत दल की विचारधारा के अनुसार होता है। जो बहुमत दल की विचारधारा है, जैसे कि हम देख सकते हैं एक विचारधारा के अंतर्गत ही किसी पार्टी के कार्यविधि चलती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी जो विचारधारा है उसी के अंतर्गत यह अपने मंत्रियों का चयन करते हैं। द्वितीयक सदस्यता, मंत्रियों द्वारा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों का कार्य किया जाता है। जो मंत्री होते हैं वह कार्यपालिका का भी कार्य करते हैं और कहीं कहीं पर हम देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका का कार्य भी यही करते हैं। यानी यहाँ पर यह हमें देखा जाता है कि जहाँ पर जो हमारे जो मंत्री होते हैं वह कानून बनाने का भी कार्य करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने का भी कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो द्वितीयक सदस्यता इनको प्राप्त होती है। अमेरिका में इस प्रकार के प्रावधान नहीं है। जो कानून बनाते हैं वह इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, इम्प्लीमेंट करने की पावर्स किसी और के पास होती है, यानी इसके लिए अलग से कार्यपालिका कार्य करती है। अंतरिम शक्ति प्रधानमंत्री के समक्ष निहित होती है। जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें अंतरिम शक्ति प्रधानमंत्री के पास निहित होती है, यानी
इस देश का प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हो सकता। इसमें जब हम राज्यसभा का सेपरेट लेक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि राज्यसभा किस प्रकार कार्य करती है। इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता रहता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 75% जो प्रेजेंस होती है उसके द्वारा राज्य व्यवस्था की कार्यविधि जो है वह चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सरकार गिरने के साथ ही इसको भंग कर दिया जाता है। अंतरिम सरकार चलती है तथा दूसरी सरकार आने के बाद उसका फिर से गठन किया जाता है। और राज्यसभा में हम देख सकते हैं इसके 1/3 मेंबर होते हैं, वह बार बार उनके इलेक्शन होते रहते हैं और राज्यसभा का कार्य चलता रहता है। संसद भंग होने पर अंतरिम सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। जो यहाँ की जो सरकार होती है उसे अंतरिम सरकार मान लिया जाता है और उसके द्वारा कार्य किया जाता है जब तक कि नई सरकार नहीं आ जाती है। सदस्यों द्वारा पद ग्रहण करने से पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही वह अपने पद को ग्रहण करते हैं तो पद एवं गोपनीयता की शपथ संसदीय व्यवस्था में ली जाती है। आगे देखते हैं संसदीय व्यवस्था एवं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में अंतर यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि द्वितीय जो कि यहाँ इनमें जो क्या अंतर है कि जो संसदीय व्यवस्था है, जो भारत की संसदीय व्यवस्था है और राष्ट्र जो कि अमेरिका की व्यवस्था है, इस रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर द्वितीय कार्यपालिका होती है। द्वितीय कार्यपालिका का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो कार्यपालिका होती है वह कार्य को इम्प्लीमेंटेशन का कार्य भी करती है और साथ में कानून बनाने का भी कार्य करती है। यहाँ पर एकल कार्यपालिका होती है, यहाँ पर एक ही प्रकार की व्यवस्था चलती है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुमत दल की सरकार, यानी जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है। यहाँ पर राष्ट्रपति विधायिका अलग अलग व निश्चित समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और आगे हम समझना चाहिए कि संसद के प्रति इनकी जवाबदेही होती है, इसमें कोई जवाबदेही नहीं होती है, इसमें सीधा कार्य किया जाता है। बहुमत दल द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है। जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें बहुमत दल से जो सरकार बनकर आती है वह अपने मंत्रियों का चयन करती है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए सदस्य जो भी यहाँ पर जो भी इनके सदस्य होते हैं, जो इनकी चाहिए होते हैं, उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है। इसमें शक्तियों को संगठित किया जाता है, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है और यहाँ पर शक्तियों को संगठित कर केंद्र में रख दिया जाता है और केंद्र द्वारा ही इस सब चीज़ों की गतिविधि को चलाया जाता है। सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर विरोधाभास की नीति निकल कर आती है। इसमें अस्थायी सरकार होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें अस्थायी सरकार होती है, यानी जैसे ही इनकी जो प्रेजेंस होती है वो हम देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर कोई गठबंधन बना लेता है या पार्टी से निकलकर जो 1/3 मेंबर होते हैं वह अपनी सरकार को दूसरी सरकार को समर्थन दे देते हैं तो यहाँ पर सरकार गिर भी सकती है। लेकिन अमेरिका में जो सरकार बनती है वह 5 वर्ष अपने कार्यकाल तक बनी रहती है। इस सरकार को अपने कार्यकाल तक स्थायी होती है। यहाँ पर सरकार बदलने पर योजनाओं को आसानी से बदला जा सकता है, यानी जैसे ही नई सरकार आती है तो उसके नाम भी बदल दिए जाते हैं और योजनाओं को भी परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना चाहिए यहाँ पर योजनाएं आसानी से बंद नहीं होती हैं। ओबामा केयर सर्विस जो अमेरिका में हुआ करती थी और इसके बाद जो हम देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी, उनके द्वारा जो इसको बंद करने की मुहिम चलाई गई थी तो इसमें बहुत ही कठिनाई हुई थी इनके लिए। तो यहाँ से आप समझना चाहिए कि जो यहाँ पर योजनाएं होती हैं उनको आसानी से बंद नहीं किया जा सकता। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा कम देखा जाता है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को कम देखा जाता है और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत ही लागू किया जाता है जो कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में होता है। आगे देख सकते हैं भारत द्वारा संसदीय व्यवस्था को ही क्यों स्वीकार किया गया, यानी यहाँ से आपको समझना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था के अलावा हम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन जो देश हमारे ऊपर रूल करके गया उसी की जो व्यवस्था है उसको हमने क्यों स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए हमारे देश पर लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटेन का शासन रहा तथा पूर्व से ही ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था के अनुसार शासन चलाया जाता आ रहा था, इसका प्रभाव 200 वर्षों के जो उपनिवेश का जो समय रहा उसमें भारत में पड़ा।
जिसमें हम देख सकते हैं कि संसदीय प्रणाली को हम अच्छी तरह से समझ चुके थे। इसी कारण भारत ने स्वतंत्र होते ही संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। इसमें जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने की बात की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस व्यवस्था को स्वीकार करने की सहमति दी गई थी या बात की गई थी। आगे देख सकते हैं, भारतीय समाज के हिसाब से संसदीय व्यवस्था को आसानी से स्वीकार कर लिया गया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि भारतीय समाज की जो गतिविधियाँ चल रही थी, जो हमारा डाइवर्स समाज था, इसके लिए यह जो व्यवस्था थी वह फिट हो रही थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज में इतनी सारी जातियाँ, लिंग भेद होने के साथ ही, और हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के धर्म यहाँ पर हुआ करते हैं, तो सभी के लिए इस व्यवस्था में ढालना एक बहुत कठिन बात थी। चूँकि संसदीय व्यवस्था को लोगों द्वारा समझा गया था, अतः इसको स्वीकार कर लिया गया। एक नए देश के लिए सरकारी व्यवस्था को बदलना आसान नहीं होता। हम सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए अतः संसदीय व्यवस्था को भारत को एक करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में जैसे ही हमारे भारत को स्वतंत्र कराया गया, तथा इसी के अनुसार जो राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी, उनको भारत में संसदीय व्यवस्था में शामिल किया गया था। संसदीय व्यवस्था के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन से जो भारत द्वारा संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया, इसे पूर्णतः ब्रिटेन के अनुसार ही स्वीकार नहीं किया गया था। यानी हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार की ब्रिटेन में व्यवस्थाएं थी, वहाँ के लोग इतने जागरूक थे, और जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर आ चुका था, और वहाँ की जनता बहुत ही अर्बन टाइप में रहा करती थी, और भारत में ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे। यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से हमने इसको वैसे ही स्वीकार नहीं किया, इसमें काट छाट करके बहुत से परिवर्तन के साथ इसको स्वीकार किया गया है। इसे भारतीय समाज की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन कर स्वीकार किया गया है। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो कि राज्य प्रमुख माना जाता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर किया जाता है, उसे राज्य प्रमुख माना जाता है। और यह जो मॉडल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से क्या परिवर्तन होकर आया है। तो ब्रिटेन में जो राज्य प्रमुख है, वह वहाँ के राजा व रानी हुआ करते थे, जिनका पद वंशानुगत हुआ करता था। और इस प्रकार की बात भारत में किसी भी राजा रजवाड़े को वंशानुगत तौर पर यहाँ पर नहीं रखा जाता। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही होता है। यानी जनता के द्वारा जो चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो प्रमुख होता है, वह वहाँ का वंशानुगत होता है, या राजा या रानी को यहाँ पर राज्य प्रमुख माना जाता है, और हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति को यहाँ का प्रमुख माना जाता है। और इसे नाम मात्र का शासक भी कहा जाता है। यानी जो रियल पावर होती है, वह जो कि प्रधानमंत्री है उनके पास होती है। ब्रिटेन की संसद को प्राथमिकता दी जाती है, यानी ब्रिटेन में संसद को प्राथमिकता दी जाती है, और भारत में प्राथमिकता दी जाती है संविधान को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी संविधान की बुक है, उसको प्राथमिकता दी जाती है, और वहाँ पर वहाँ की संसद को प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो केस होते हैं, वह केस टू केस जो यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं, उनको आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और हमारे यहाँ पर संविधान को प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। इससे हमारे देश की जनता सार्वभौमिकता प्राप्त होती है। जनता को जो सार्वभौमिक प्राप्त होती है, यहाँ पर जो निर्णय लेने की शक्ति होती है, और वह सब कार्य हमारे संविधान के अनुसार किया जाता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निम्न सदन से निकल कर आता है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, वह लोकसभा से ही निकल कर आता है। और हम देख सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री निम्न व उच्च सदन कहीं से भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर मनमोहन सिंह, जो कि कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वह राज्यसभा से निकल कर आए थे। तो अतः हम समझ सकते हैं यहाँ पर जो कि राज्यसभा व लोकसभा से कहीं से भी प्रधानमंत्री को चुना जा सकता है। ब्रिटेन में सांसद को ही मंत्री बनाया जाता है, तथा भारत में किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। यानी उसको एक सदस्य के तौर पर जितनी सदस्य के पास प्रेजेंट होती है, बहुमत होता है, उतना अपना 6 माह के अंदर उसको सिद्ध करना होता है। आगे देखते हैं।
चलिए, जानकारी पूरी होती है और यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया कि जो संसद की व्यवस्था होती है उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। यूएसए के संविधान से कंपेयर करके हमने अपने यहाँ के संविधान को देखा। ब्रिटेन की जो व्यवस्था हमने जो स्वीकार की हुई है इसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए गए उसको भी समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और ऐसे बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और सिविल सर्विस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।